आज हम द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का पार्ट फर्स्ट करेंगे, यानी कि औद्योगिकरण का युग, इसका पार्ट फर्स्ट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं लेसन। तो इस लेसन की जो शुरुआत होती है वो ईटी पोल से होती है, और ईटी पोल जो है एक बहुत ही पॉपुलर जो है म्यूजिक पब्लिशर होते हैं, और ये म्यूजिक बुक जो है वो पब्लिश करते हैं। इसके कवर पेज पे एक पिक्चर होती है, और ये पिक्चर का जो टाइटल होता है या शीर्षक होता है वो होता है डॉन ऑफ द सेंचुरी, यानी कि एक नई सदी का उदय। इस पिक्चर के बिल्कुल सेंटर में यानी कि मध्य में एक गोडेस लाइक फिगर होती है, और ये जो गोडेस लाइक फिगर होती है ये एंजल ऑफ प्रोग्रेस यानी कि प्रगति या उन्नति को दर्शाती है। ठीक है, और इस गोडेस लाइक फिगर के हाथ में एक फ्लैग होता है, एक झंडा होता है, और ये झंडा जो है न्यू सेंचुरी यानी कि नई सदी का होता है। ये गोडेस लाइक फिगर जो है वो पर्च्ड यानी कि खड़ी हुई होती है एक ऐसे पहिए पे जिसके विंग्स होते हैं, जिसपे जो है पंख लगे होते हैं, व्हील विद विंग्स। और ये जो पहिया है ये टाइम को यानी कि समय को सिंबलाइज करता है, यानी कि समय का प्रतीक होता है, समय को दर्शाता है। और जो गोडेस लाइक फिगर होती है उसकी जो फ्लाइट है यानी कि जो उसकी उड़ान होती है वो फ्यूचर की तरफ होती है, यानी कि भविष्य की तरफ, यानी कि मॉडर्निटी आधुनिकता की तरफ। और इस गोडेस लाइक फिगर के जो पीछे है कुछ ऐसे साइन होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि मॉडर्निटी को या प्रोग्रेस को यानी कि उन्नति या प्रगति को दर्शाते हैं, जैसे कि कैमरा है, रेलवेज है, प्रिंटिंग प्रेस है, मशीन्स हैं, फैक्ट्रीज हैं। तो ये सारी की सारी चीजें मॉडर्निटी या आधुनिकता को या प्रगति को दर्शाती हैं। ये बात हुई एक पिक्चर की। अब बात करते हैं एक और पिक्चर की जिसमें ग्लोरिफिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी और मशीन्स जो है प्रेजेंट किए गए हैं, यानी कि फिर से जो टेक्नोलॉजी और मशीन्स को बहुत ज़्यादा इनकी तारीफ की गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर इनको दिखाया गया है। ये जो पिक्चर है ये पिक्चर एक ट्रेड मैगजीन के पेजेस में जो है पब्लिश होती है, पन्नों में होती है। 100 साल पहले ये पब्लिश होती है लगभग। इस पिक्चर में क्या दिखाया गया है, इसमें 2 मैजिशियंस, 2 जादूगर दिखाए गए हैं। पहला जादूगर होता है अलादीन जो कि ओरिएंट वर्ल्ड को यानी कि ईस्टर्न वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है। ये जो अलादीन होता है ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल पैलेस, बहुत ही सुंदर महल बनाता है अपने मैजिक लैंप का इस्तेमाल करते हुए। मैजिक लैंप अपना जादुई चिराग है, उसका उसका यूज करते हुए बहुत ही अच्छा महल बनाता है। जबकि दूसरी तरफ जो दूसरा जादूगर होता है वो एक मॉडर्न मैकेनिक होता है, यानी कि ये आधुनिक मॉडर्न टाइम्स का मैकेनिक होता है। ये अपने मॉडर्न टूल से यानी कि अपने जो आधुनिक जो उसके औजार होते हैं इन मॉडर्न टूल से मैजिक करता है। मैजिक करके यानी कि जादू करके क्या बनाता है, बिल्ड करता है शिप, जहाज, ब्रिजेस, जो पुल वगैरह होते हैं, टावर्स और बिल्डिंग्स, बड़े बड़े टावर्स और ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स ये बनाता है। तो एक तरफ अलादीन सिर्फ एक ब्यूटीफुल पैलेस बनाता है, जबकि जो मॉडर्न मैन होता है या मॉडर्न मैकेनिक होता है वो क्या बनाता है, एक ऐसी चीजें जो मॉडर्निटी को दर्शाती हैं, आधुनिकता को दर्शाती हैं, जैसे शिप्स हो गए, ब्रिज हो गए, टावर्स हो गए और बिल्डिंग्स हो गए। अब आगे चलते हैं। जो अलादीन होता है वो ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ईस्टर्न वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है। वो ईस्टर्न वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है और पास्ट को यानी कि अतीत को यानी कि जो बीत गया उसको रिप्रेजेंट करता है। जबकि जो मैकेनिक होता है वो सिंबलाइज करता है, वो प्रतीक किसका है, वेस्ट का, यानी कि एडवांस कंट्रीज का, जो हमसे बहुत ज्यादा आगे हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, और मॉडर्निटी को और आधुनिकता को। ठीक है, ये जो इमेजेस हैं इसमें मॉडर्न वर्ल्ड को बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। हम दोनों ही इमेजेस में देखते हैं, ऊपर वाले में जो दूसरी दोनों इमेजेस में मॉडर्न वर्ल्ड पे बहुत ज्यादा तारीफ की गई है। अब जो मॉडर्न वर्ल्ड है यानी कि आधुनिक विश्व है वो एसोसिएट यानी कि संबंध रखता है किससे, रैपिड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, यानी कि बहुत तेजी से जो टेक्नोलॉजी तकनीक से संबंधित जो भी सुधार हैं, जो भी प्रगतियां हैं उनको उनसे संबंध रखता है। फैक्ट्रीज से संबंध रखता है, ठीक है, इस रेलवे से संबंध रखता है, स्टीमशिप से संबंध रखता है। यानी कि मॉडर्न वर्ल्ड में तो सीधी सी बात है ये स्टीमशिप्स, भाप से चलने वाले बड़े बड़े जहाज, रेलवेज और फैक्ट्रीज वगैरह ये रिलेट करती है मॉडर्न वर्ल्ड से। अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि जो औद्योगिकरण का जो इतिहास है, ठीक है, वो विकास की कहानी है। यानी कि ये माना जाता है जब से औद्योगिकरण आया है तभी से ही विकास की भी शुरुआत मानी जाती है, यानी कि आधुनिक युग से ही विकास की शुरुआत मानी जाती है। उसके बाद एक बात हो रहा है कि मॉडर्न एज यानी कि जो आधुनिक युग जो शुरू हुआ था आज से 200-250 साल पहले, वो संबंध रखता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट,
यानी कि जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ था तो ही मॉडर्न एज आई थी, यानी कि दोनों का आपस में परस्पर नाता है, मॉडर्न एज का टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का मॉडर्न एज से। अब इतना लेसन में पढ़ने के बाद लेसन में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ बेसिक जो सवाल हैं वो प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न तो ये है, क्या जो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो प्रोग्रेस और मॉडर्निटी को दर्शाता है? ठीक है, क्या रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऐसा समय था जब प्रोग्रेस और मॉडर्निटी आई थी, यानी कि बहुत तेजी से जो औद्योगिकरण हो रहा था वो एक ऐसा समय था जब वो अपने साथ उन्नति और आधुनिकता लेकर के आया था? पहले इसके आगे क्वेश्चन मार्क है, यानी कि क्वेश्चन है जिसका सवाल हमें जो है लेसन पढ़ेंगे, जैसे जैसे आगे जाएंगे हमें मिलता जाएगा। उसके बाद जो है दूसरा क्वेश्चन जो है वो है रेलवेज, फैक्ट्रीज और बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, ये क्या इंडिकेट करती हैं? क्या ये सोसाइटी डेवलपमेंट इंडिकेट करती हैं, यानी कि समाज का विकास को दर्शाती हैं? यानी कि रेलवेज, फैक्ट्री, बिल्डिंग्स और ब्रिजेस ये जब बनती हैं या कोई बनाता है तो कि क्या क्या दर्शाती हैं? क्या ये सामाजिक विकास दर्शाती हैं? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये, इसके पीछे भी क्वेश्चन मार्क। उसके बाद जो इमेजेस हैं वो कैसे डेवलप हुई, यानी कि जो तस्वीरें हमने देखी ऊपर, दो तस्वीरें, ये इनकी विचार कैसे आया? तो इसके पीछे भी क्वेश्चन मार्क है, ये कैसे विकसित हुई, इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। इज इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑलवेज बेस्ड ऑन रैपिड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट? क्या औद्योगिकरण हमेशा जो तेजी से तकनीक का विकास हो रहा है उसी पर आधारित रहता है? क्या औद्योगिकरण का जो संबंध है वो तकनीक से या टेक्नोलॉजी से ही है और किसी चीज से नहीं है? ये इसका भी हम जो है सवाल जो जवाब देखने की कोशिश करेंगे। और जो उस लास्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इंडस्ट्रियलाइजेशन लाइव्स ऑफ पीपल, यानी कि लोगों के जीवन के साथ औद्योगिकरण का क्या संबंध है? यानी कि औद्योगिकरण का, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का और लोगों के जीवन का, जो लोग हैं उनसे उनका आपस में क्या संबंध है, ये भी हम देखेंगे। इसके पीछे भी क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इन क्वेश्चंस के जो हमें आंसर लेसन में जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे मिलते जाएंगे। इस लेसन में बेसिकली दो चीजों की बात होती है। पहला तो ब्रिटेन के बारे में पढ़ेंगे हम। ब्रिटेन में जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल नेशन, यानी कि दुनिया का सबसे पहला औद्योगिक देश था, जहाँ पे सबसे पहले जो है फैक्ट्रीज ने काम करना शुरू किया। ठीक है, जहाँ पे सबसे पहले मशीन्स यूज की गई फैक्ट्रीज में। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे इंडिया की। तो भारत में जो है जो इंडस्ट्रियल चेंज, यानी कि जो औद्योगिक विकास हुआ या औद्योगिक बदलाव हुआ, ठीक है, उसका जो पैटर्न था, तरीका था, वो कैसे कॉलोनियल रूल, क्योंकि इंडिया तो एक गुलाम था यानी कि अधीन था ब्रिटेन के, तो इंडिया की इंडस्ट्रीज को कैसे कॉलोनियल रूल के अकॉर्डिंग कंडीशन किया गया, यानी कि इंडिया की इंडस्ट्रीज को इस टाइप से यूज किया गया ताकि ब्रिटेन का जो है ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। ठीक है, ये दो चीजें हम पढ़ेंगे इस लेसन में। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यानी कि औद्योगिक क्रांति से पहले का समय। क्या था औद्योगिक क्रांति से पहले का समय, यानी कि जो मशीनी युग आया था उससे पहले क्या था? क्या कोई औद्योगिकरण था या नहीं था? मशीन्स थी या नहीं थी? कैसा माहौल था उसके बारे में? कैसे चीजें बनाई जाती थी? कौन बनाता था? इसके बारे में हम जो है अब देखते हैं। तो जो वैसे बेसिकली जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वो औद्योगिकरण जो है उसको एसोसिएट, यानी कि उसका संबंध रहता है ग्रोथ ऑफ फैक्ट्री और इंडस्ट्री। यानी कि औद्योगिकरण हम मानते हैं, सभी लगभग ज्यादातर जो लोग हैं वो मानते हैं कि औद्योगिकरण जब भी माना जाता है जब फैक्ट्री और इंडस्ट्री, जो उद्योगों की संख्या में जो है वो ग्रोथ हो, नई नई तकनीक आए, उसको माना जाता है। ठीक है, और उसके बाद इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है, यानी कि जो उद्योगों में जो भी कुछ उत्पादन होता है, जो भी प्रोडक्शन होता है, उसको भी फैक्ट्री प्रोडक्शन ही माना जाता है कि फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन होता है वही इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है। उसके बाद जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते हैं, यानी कि उद्योगों में जब काम करने वाले लोग होते हैं, उनको भी फैक्ट्री वर्कर्स ही माना जाता है, यानी कि दोनों सेम है, चाहे वो इंडस्ट्रियल वर्कर बोल लो चाहे वो फैक्ट्री वर्कर्स बोल लो। उसके बाद एक चीज और है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि जो औद्योगिकरण की जो शुरुआत हुई थी, यानी कि जो औद्योगिकरण का इतिहास है वो कब से शुरू होता है? वो शुरू होता है फर्स्ट फैक्ट्रीज, यानी कि जो सबसे पहली फैक्ट्रीज खुली थी जब से औद्योगिकरण की शुरुआत मानी जाती है। पर ये सारी की सारी चीजें हैं कुछ अवधारणाओं पे आधारित हैं। ठीक है, ऐसे विचारों में कुछ समस्याएं हैं। चलिए इन विचारों को जो है नकारते हैं और इन जो प्रॉब्लम्स हैं इनको सोल्व करते हैं। तो
जो फैक्ट्रीज है यानी कि जो उद्योग थे, जो फैक्ट्रीज थी, वो यूरोप और इंग्लैंड में जब शुरू हुई थी, ठीक है, उससे पहले लार्ज स्केल यानी कि बहुत बड़े पैमाने पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता था। यानी कि फैक्ट्रीज आने से पहले यानी कि मशीन्स आने से पहले भी हम इस वर्ल्ड में जो है बहुत बड़े पैमाने पे जो है चीजें बनाई जाती थी। किसके लिए? इंटरनेशनल मार्केट के लिए, अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए जो है बनाई जाती थी, ठीक है। पर नोट फैक्ट्री बेस्ड, पर ये फैक्ट्री में नहीं बनती थी, ये फार्म्स पे या घरों पे बनती थी, ठीक है। जो हिस्टोरियंस हैं यानी कि जो इतिहासकार हैं वो रिफर करते हैं इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के फेज को प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि जो इतिहासकार हैं वो इस ऐसे युग को यानी कि ऐसे समय को जब मशीनें नहीं थी उससे पहले के युग को जो भी प्रोडक्शन होता था उसको प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं। यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले का जो समय था उसको प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते थे, जब फैक्ट्रियों में चीजें नहीं बनती थी, घरों में चीजें बनती थी, बनती जरूर थी, ठीक है। 17th और 18th सेंचुरी में यानी कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में जो मर्चेंट्स थे यानी कि जो व्यापारी थे और साहूकार थे, ये यूरोप के टाउन्स में जो रहते थे ये मर्चेंट्स, ये कंट्री साइड में सप्लाई करते थे मनी की। यानी कि जो ग्रामीण इलाके हैं, कंट्री साइड मतलब शहरों से दूर जो गांव वगैरह होते हैं यानी कि ग्रामीण इलाके होते हैं, इनमें सप्लाई करते थे मनी की, पैसा देते थे। किसको देते थे? पीजेंट्स को, यानी कि जो किसान होते हैं उनको देते थे, और आर्टिसंस यानी कि जो कारीगर होते हैं इनको देते थे। क्या किस लिए देते थे पैसा? इंटरनेशनल मार्केट के लिए, अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, चीजें बनाने के लिए, ठीक है। और जैसी चीजें बन जाती थी ये मर्चेंट्स जो है पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे जो बड़ी बड़ी मार्केट्स थी वहां पे बेच देते थे, ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। अब धीरे धीरे जो वर्ल्ड ट्रेड है यानी कि विश्व व्यापार है वो बढ़ता गया, जैसे जैसे नए नए सी रूट्स, ट्रेड रूट्स जैसे जैसे खोजे जाने लगे, वैसे वैसे जो है विश्व व्यापार में भी जो है इंक्रीज होने लगा, ट्रेड में भी जो है इंक्रीज होने लगा, ग्रोथ होने लगी, ठीक है। तो वर्ल्ड ट्रेड में ग्रोथ होने लगी। उसके बाद कॉलोनीज का एक्विजिशन हुआ, यानी कि जो कमजोर देश थे, वीकर कंट्रीज थी, जैसे इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, और अफ्रीकन कंट्रीज थी, इन पर जो पावरफुल कंट्रीज थी, यूरोपियन पावरफुल कंट्रीज जो थी या एडवांस कंट्री थी, इन्होंने इन पर कब्जा करके इनको अपनी कॉलोनी बना लिया, और फिर इनका जो रॉ मटेरियल था वो सारा एक्सट्रैक्ट करके, इनके रिसोर्सेज सारे के सारे लेकर के अपना जो है डेवलपमेंट करने लगे ये, ठीक है। क्योंकि जो ब्रिटेन में जो फैक्ट्रीज थी उन फैक्ट्रीज को रॉ मटेरियल चाहिए था, और रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा? वो मिलेगा कॉलोनीज से। जैसे इंडिया, एशिया में कुछ कंट्रीज हो गई, अफ्रीकन कुछ कंट्रीज हो गई, यहाँ से वो रॉ मटेरियल ले जाते थे अपनी फैक्ट्रीज के लिए, ठीक है। तो कॉलोनीज का एक्विजिशन होने लगा, और जो कॉलोनीज में धीरे धीरे क्या हुआ, जो चीजें वो फैक्ट्री में बनाते थे, ब्रिटेन की फैक्ट्री में जो ब्रिटिशर्स चीजें बनाते थे उनको फिर कॉलोनीज में ही ले जा करके वो बेचते थे। ऐसे कॉलोनीज में जो है गुड्स की डिमांड यानी कि सामान की जो डिमांड है वो बढ़ने लगी, ठीक है, इंक्रीज होने लगी। पर जो मर्चेंट थे, जो साहूकार या फिर जो व्यापारी थे, वो बेचारे टाउन में यानी कि शहरों में अपना प्रोडक्शन, उत्पादन जो है वो एक्सपेंड नहीं कर पाए, यानी कि शहरों में जो है अपना उत्पादन वो ज्यादा बढ़ा नहीं पाए, उसका विस्तार नहीं कर पाए। उसका क्या, गांव में तो वो चले गए और अलग अलग जगह वो अपना सामान बेचने लगे, पर शहरों में वो बेचारे नहीं कर पाए। इसके पीछे क्या कारण था? इसके पीछे जो कारण था वो था अर्बन ट्रेड एंड क्राफ्ट्स गिल्ड, यानी कि जो शहरी व्यापार और कारीगरों की जो संघ या संगठन था ना, ये इसका कारण था। ये जो शहरी व्यापारी और कारीगरी संघ जो थे, ये एक बहुत ही पावरफुल, शक्तिशाली एसोसिएशन था, संगठन था, ठीक है। किसका? प्रोड्यूसर्स का, जो उत्पादन करते थे उनका एक बहुत शक्तिशाली संगठन था एक। और ये जो गिल्ड्स थी ये क्या करती थी, ये संघ क्या करते थे? क्राफ्ट पीपल को यानी कि कारीगरों को ट्रेन करते थे, इनको प्रशिक्षण देते थे। कंपटीशन यानी कि जो प्रतिस्पर्धा होती है, और जो प्राइसेस यानी कि मूल्य जो होते हैं इनको रेगुलेट यानी कि इनको नियंत्रित करते थे। इसके बाद में जो प्रोडक्शन है इस पे कंट्रोल करते थे, यानी कि कितना उत्पादन किया जाए, क्या ना किया जाए, उस पर पूरा नियंत्रण रखते थे। यानी कि जो ये गिल्ड्स हैं, ये संघ जो थे, ये शहरों में अपना पूरा नियंत्रण करते थे। कौन आएगा, कौन व्यापार करेगा, किसी भी जो नए आदमी को, न्यू पीपल को या नए मर्चेंट को ये एंट्री नहीं करने देते थे, प्रवेश नहीं करने देते थे शहरों में,
ठीक है, और उनकी एंट्री जो है रिस्ट्रिक्ट यानी कि निषेध थी, उनको नहीं आने दिया जाता था और उनको ट्रेड भी नहीं करने दिया जाता था, उनको व्यापार भी नहीं करने दिया जाता था। ठीक है, जो रूलर्स हैं यानी कि उस समय के जो रूलर्स थे, शासक थे, वो इन गिल्ड्स को यानी कि इन संघ को या निकाय को, ठीक है, या श्रेणी कुछ भी बोल सकते हैं हम, तो इन गिल्ड्स को जो है सोल राइट, एकाधिकार देते थे, एकाधिकार देते थे क्या, प्रोड्यूस करने का, उत्पादन करने का और ट्रेड करने का, व्यापार करने का सर्टेन प्रोडक्ट्स में, यानी कि कुछ ऐसी चीजें होती थी जिनमें जो शासक होते थे उस समय के इन गिल्ड्स को विशेष अधिकार देते थे कि भाई तुम ही इसको उत्पादन करोगे और तुम ही इनको बेचोगे, कोई भी नया आदमी सब इसमें अलाउ नहीं होगा। ठीक है, इसलिए जो नए मर्चेंट्स थे, जो नए साहूकार थे, नए व्यापारी थे, जब आते थे शहरों में तो वो बेचारे जो है उनको बहुत सारी डिफिकल्टीज, उनको बहुत सारी समस्याएं आती थी। ठीक है, बिजनेस करने में और बिजनेस एस्टैब्लिश करने में, ठीक है, अपना व्यापार या अपना बिजनेस स्थापित करने में। ठीक है, कहाँ पे, टाउन्स में। तो टाउन्स में इन विचारों को जो है घुसने नहीं दिया जाता था, इनको व्यापार नहीं करने दिया जाता था, इसीलिए ये बेचारे जो है टाउन में अपना प्रोडक्शन एक्सपेंड नहीं कर पाए और इस मजबूरी में इस जो गिल्ड्स थी इन्होंने इनको रोक दिया और इस मजबूरी में ये बेचारे टर्न हुए, यानी कि किस तरफ मुड़े, कंट्री साइड, यानी कि जो ग्रामीण इलाके थे उस तरफ इनको जाना पड़ा, क्योंकि वहां तो रास्ते बंद हो गए शहरों में। तो अच्छा, अब कंट्री साइड में आते हैं यानी कि ग्रामीण इलाकों में आते हैं, तो ग्रामीण इलाकों में पुअर फार्मर्स और क्राफ्ट पर्सन जो है मर्चेंट्स के लिए प्रोड्यूस करने लगे, यानी कि जो गरीब फार्मर्स थे, गरीब जो किसान थे वो, और क्राफ्ट पर्सन यानी कि जो कारीगर थे वो किनके लिए प्रोड्यूस करने लगे, मर्चेंट्स के लिए, साहूकारों के लिए प्रोड्यूस करने लगे। साहूकार इनको पैसे देते थे और ये उसके बदले में इनको इनका काम करते थे। और ये जो पीरियड था, ये जो समय था, इस समय में जो ओपन फील्ड्स थे, जैसा कि पिछली क्लास में 9th क्लास में हम देख चुके हैं कि जो ओपन फील्ड्स जो है वो इलोप होते जा रहे थे, खत्म होते जा रहे थे, जो खुले खेत थे वो खत्म होते जा रहे थे धीरे धीरे, और जो कॉमन्स थे उनको एनक्लोज किया जा रहा था, यानी कि ऐसी जगह, ठीक है, जहां पर ऐसा क्षेत्र जहां पे सभी का अधिकार होता था, उनकी भी बाड़बंदी यानी कि उनकी भी जो बाउंड्रीज जो है वो बनाई जा रही थी, जिसकी वजह से जो पुअर फार्मर्स थे, जो गरीब किसान थे और जो छोटे जो कोटेजर्स थे, ठीक है, वो बेचारे इन कॉमन लैंड्स पे जो डिपेंड थे, यानी कि पुअर फार्मर्स और जो कोटेजर्स जो इस कॉमन लैंड पे जो है डिपेंड थे, ठीक है, वो बेचारे यहाँ से गैदर करते थे, इकट्ठा करते थे फायरवुड, यानी कि जिससे कि खाना, ऐसी लकड़ी जिससे कि खाना बनाया जा सके, वेजिटेबल्स यानी कि जो सब्जियां होती हैं, बैरीज, छोटे मोटे फल वगैरह, स्ट्रॉ, भूसा वगैरह, ये सारी की सारी चीजें, यानी कि कॉमन जो लैंड थी वो सभी की थी, वहां पे जो भी फल सब्जी वगैरह होती थी वो बेचारे ये जो पुअर किसान, पुअर फार्मर्स और कोटेजर्स थे, ये इन पे डिपेंड करते थे टोटल, पर अब इनको एनक्लोज किया जा रहा था उस समय, इसलिए इन विचारों के जीवन पे जो है वो संकट आ गया था, ठीक है, क्राइसिस आ गया था। अब ये बेचारे अल्टरनेटिव सोर्स इनकम का सोचने लगे, यानी कि ये तो खत्म हो गया, इनका गुजारा बसर कैसे होगा, इसलिए ये जो है वैकल्पिक स्रोत देखने लगे अपनी आय बढ़ाने के या कमाने के। ठीक है, तो इसके बाद जो इनके स्मॉल प्लॉट्स थे, छोटे छोटे जो प्लॉट्स थे जमीन के, वो घर के हाउस होल्ड के सभी सदस्यों को रोजगार देने में सक्षम नहीं थे, यानी कि छोटे छोटे प्लॉट थे, एक घर में 5-6 लोग हैं, वो उन पे क्या काम करेंगे, क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, यानी कि ये स्मॉल प्लॉट्स जो है वो सिर्फ 1 या 2 आदमी के लिए ही सफिशिएंट था सर्वाइवल के लिए, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, इसलिए जब मर्चेंट जब आए, मर्चेंट यानी कि जो व्यापारी आए ग्रामीण इलाकों में, ये जो है मनी देने लगे, पैसा देने लगे, और एडवांस में ही, ठीक है, पहले ही पैसा देने लगे और ये एग्रीड कर गए, यानी कि मर्चेंट आए तो ये तो ऑलरेडी किसी ना किसी अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम की तलाश में थे, और जैसे ही साहूकार गांव की तरफ आए, ठीक है, इन्होंने ऑलरेडी मान गए और इन्होंने जो है इनके लिए काम करना, प्रोडक्शन करने की जो है मान ली, ठीक है, मर्चेंट्स के लिए, ठीक है, एग्रीड कर गए प्रोड्यूस गुड्स, इनके लिए सामान बनाने के लिए। ठीक है, अब इसका फायदा हुआ किसानों को, जो गरीब किसान थे और कोटेजर्स थे, इनका फायदा हुआ, उनको फायदा क्या हुआ, अब ये ग्रामीण इलाकों में ही रह करके, कंट्री साइड में रह करके ही कल्टीवेट कर सकते हैं, मतलब जो बाजोत कर सकते हैं या उगा सकते हैं फसल, स्मॉल प्लॉट्स पे, जो छोटी छोटी जमीन थी इनकी, उस पर आसानी से इधर कर भी लेंगे, मतलब अपनी थोड़ी बहुत फसल भी उगा लेंगे, और साथ ही साथ इन मर्चेंट्स के लिए घर में ही रह करके जो है प्रोडक्शन भी कर देंगे। ठीक है, ऐसे
अब इन्होंने प्रोड्यूस भी करना शुरू कर दिया मर्चेंट्स के लिए, अपनी कल्टीवेट भी करना शुरू कर दिया और मर्चेंट्स के लिए प्रोड्यूस भी करना लग गए। इसलिए इससे इनकी जो इनकम है वो बढ़ गई, इनकी जो आय है वो बढ़ गई, ठीक है। और प्रोटो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है जो वो इंक्रीज हुआ, यानी कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का इससे पहले का जो समय था प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, उस समय भी देख लीजिए कैसे प्रोडक्शन होता था और प्रोडक्शन कैसे बढ़ता था और कौन प्रोडक्शन करते थे, यानी कि फार्मर्स और कोटेजर्स प्रोडक्शन करते थे। कौन करवाता था? मर्चेंट्स करवाते थे, ठीक है। और इसके बाद में प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हुआ और जो अपॉर्चुनिटी मिली सभी को, फैमिली मेंबर्स को, और वो लेबर करने लगे, ठीक है। अब एक बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है, बहुत ही गहन जो है वो संबंध है किसके बीच में? टाउन्स और कंट्री साइड के बीच में हो गया। इन दोनों के बीच में एक बहुत ही गहरा संबंध स्थापित हो गया, क्योंकि टाउन्स में तो मर्चेंट्स रहते थे और मर्चेंट्स जो है इनको पुअर फार्मर्स को, जो कि कंट्री साइड ग्रामीण इलाकों में रहते थे, इनको पैसा देते थे और प्रोडक्शन होता था। तो इन दोनों के बीच में जो है वो एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप जो है वो एस्टेब्लिश हो गया था। अब बात करते हैं एक क्लॉथ मर्चेंट की, यानी कि कपड़ा व्यापारी की। एक कपड़ा व्यापारी जो है इंग्लैंड में रहने वाला एक कपड़ा व्यापारी, वो सबसे पहले क्या करता था? एक वूल यानी कि ऊन लेता था, ठीक है। वो वूल जो है किससे लेता था? वूल स्टैपलर से, यानी कि जो ऊन का व्यापारी होता है या ऊन की छटाई करता है उससे लेता था। फिर ये जो है जाती थी स्पिनर के पास, यानी कि जो सूत काटने वाला होता है, जो धागे बनाता है, उसके पास जाती थी, ठीक है। फिर वो धागा जाता था वीवर्स के पास, वीवर्स यानी कि जो बुनाईकार होते हैं, जो बुनकर होते हैं, जो बुनाई करते हैं, उसके पास जाता था वीवर्स से। फिर ये जाता था फुलर के पास, फुलर्स के पास। फुलर क्या करता था? जो कपड़ा होता था बुनकर के आता था उसको साफ करता था, धोता था, ठीक है। उसको साफ करके फिर ये फुलर से जाता था डायर के पास। डायर क्या करता था? रंगाई करता था कपड़े की, ठीक है। और उसके बाद जाता था फिनिशिंग के लिए, उसके बाद उसको फाइनल टच जो है देने के लिए ये जाता था सीधा लंदन, ठीक है। लंदन में जाता था। तो इतनी बड़ी प्रोसेस होती थी, वूल स्टैपलर से, स्पिनर से, थ्रेड, वीवर्स, फुलर्स, टायर्स और फिनिशिंग। और लंदन जो था, लंदन में फिनिशिंग होती थी। लंदन को फिनिशिंग सेंटर भी जो है बोला जाता था उस समय का, ठीक है। और मर्चेंट्स जो थे, यानी कि जो व्यापारी थे, वो सोल्ड करते थे फिर क्लॉथ को इंटरनेशनल मार्केट में। इतना सब होने के बाद जो मर्चेंट है वो जो है बेचता था कपड़े को अंतरराष्ट्रीय बाजार में, ठीक है। और लंदन को जैसा पहले बोल चुके हैं फिनिशिंग सेंटर बोला गया है। दिस प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम, ये जो प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम जो था, ठीक है, ये कंट्रोल्ड यानी कि नियंत्रित किया जाता था किसके द्वारा? मर्चेंट्स के द्वारा, ठीक है। मर्चेंट्स इसको प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम को कंट्रोल करते थे, ठीक है। और जो गुड्स जो प्रोड्यूस होता था वो वर्कर्स के द्वारा होता था, कहाँ पे? फैमिली फार्म्स में। यानी कि वर्कर्स को कहीं भी फैक्ट्री में नहीं जाते थे, उस समय थी नहीं फैक्ट्री, उस समय मशीन थी नहीं, तो सारा का सारा जो काम होता था, प्रोडक्शन होता था इंटरनेशनल मार्केट के लिए, ठीक है, वो कहाँ पे होता था? फैमिली फार्म्स में, ठीक है, घरों में होता था या खेतों में होता था, ठीक है, ना कि फैक्ट्रीज में। नॉट फैक्ट्रीज में नहीं होता था। और हर स्टेज पे, यानी कि एक मर्चेंट के पास जो है लगभग हर स्टेज के प्रोडक्शन के लिए 20 से 25 वर्कर होते थे, 20 से 25 वर्कर्स वो एम्प्लॉयमेंट देता था, ठीक है। ईच मर्चेंट, हर मर्चेंट के अंडर जो है वो हर स्टेज पे 20 से, हर स्टेज पे, फिर से मैं कह रहा हूँ, हर स्टेज से मतलब है कि जो स्पिनर स्टेज अलग है, वूल स्टैपलर स्टेज अलग है, वीवर स्टेज अलग है, फुलर स्टेज अलग है, डायर स्टेज अलग है, ठीक है, फिनिशिंग स्टेज अलग है। यानी कि हर स्टेज पे 20-25 जो वर्कर थे एक मर्चेंट के नीचे काम करते थे। और आखिर में जो एक क्लोथियर था, यानी कि जो क्लोथियर, जो कपड़ा व्यापारी था बहुत बड़ा, उसके अंडर इस हिसाब से जो है 20-25 करके कम सैकड़ों वर्कर, हंड्रेड्स ऑफ वर्कर जो है काम करते थे, उनको वो कंट्रोल करता था, रोजगार देता था। तो हमने देखा कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्चुअली में मशीन से के आने से ही शुरू नहीं हुआ, उससे पहले भी प्रोडक्शन होता था, जिसको हम जो है, जिस फेज को हम प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं। और उसमें जो प्रोडक्शन करते थे वो करते थे जो पुअर फार्मर्स होते थे और कोटेजर्स होते थे, और जिसमें जो मर्चेंट्स का बहुत बड़ा रोल था, ठीक है, वो जाते थे और उनको एडवांस मनी देते थे और पे करते थे, उसके लिए प्रोडक्शन करते थे। मर्चेंट्स अर्बन एरियाज में एक्सपेंड नहीं कर पाए, टाउन्स में एक्सपेंड नहीं कर पाए, अपना जो ट्रेड है या प्रोडक्शन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी अर्बन ट्रेड और क्राफ्ट्स गिल्ड। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। थैंक यू वेरी मच।
पूरा अपने आप आएगा।